विशाल जी, आपने जो दो एग्जाम्पल दिए हैं ये बिल्कुल ही गलत एग्जाम्पल। यू कैन नॉट कंपेयर द ऑरेंजेस विद एप्पल्स। जो आपने एग्जाम्पल दिया यूक्रेन का, वो आज भी सही है। यूक्रेन इज नोवेयर इन फ्रंट ऑफ रशिया। कोई चांस ही नहीं है यूक्रेन का, और वो आपने देख लिया है। बट यूक्रेन चलता गया अभी तक 4 साल के लिए, क्योंकि अमेरिका उसको पैसे भी दे रहा था, वेपन्स भी दे रहा था। नेटो उसको पैसे ओके। भी दे रहा था, वेपन्स भी दे रहा था। ईयू उसको पैसे भी दे रहा था, वेपन भी दे रहा था, मॉरल सपोर्ट भी दे रहा था। पर हुआ क्या अल्टीमेटली? आज यूक्रेन जो है 90% बर्बाद हो गया है, और 1/4 एरिया जो है वो ऑलरेडी रशिया ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब रशिया उसको सीज फायर करवाना चाहता है अपनी टर्म पे, वो नहीं मानना चाहता। रशिया फोर्स भी कर सकता है, बट वो नहीं चाहता कि इंसर्जेंसी शुरू हो जाए। तो दो आर डिफरेंट इश्यूज। यहाँ पे सिचुएशन अलग है। यहाँ पे ईरान के साथ आज कोई भी नहीं है। हमने सोचा था कि चाइना आएगा, रशिया आएगा, या नॉर्थ कोरिया आएगा। रशिया इसलिए आएगा क्योंकि यूक्रेन की वॉर में ईरान ने रशिया को हथियार भी दिए, ड्रोन्स भी दिए, हर किस्म की मदद की, एम्युनिशन भी दिया। अब रशिया का टाइम है उसको रेसिप्रोकेट करने का, वो नहीं कर रहा, क्योंकि पुतिन ने उसको G8 में लेने का वादा कर दिया है, और उनको एक लॉलीपॉप दे दिया है कि आपकी शर्तों पे हम यूक्रेन के साथ में सीज फायर मैं करवाऊंगा, आपकी शर्तों पे। और आपके साथ वो जो हमारा रेयर मिनरल्स का ट्रेड है, या जो नया कॉरिडोर खुलने वाला है आर्कटिक का, उसमें हम आपकी मदद करेंगे। इसी तरह से चाइना का भी यही है। वो G2 का जो उसने बताया कि G2, और अगर अगर आप जो उनकी जो उन्होंने डॉक्ट्रिन दी है दिसंबर 2025 में, उसमें क्लियर है कि उसको एक चाइना को हिंट दे दिया है कि अगर आप हमें वेनेजुएला में नहीं करेंगे, या हम जो कर रहे हैं उसमें आप नहीं करेंगे, हम भी आपको ताइवान में कुछ नहीं करेंगे। तो वो भी फंस गया हुआ है इस वक्त। तो इस तरीके से जो सिचुएशन ये है, ईरान के पास लिमिटेड नंबर ऑफ मिसाइल्स हैं, जो उन्होंने जून 25 जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ था, उसके बाद बहुत जबरदस्त जखीरा तैयार किया है। उनको पता था इसकी जरूरत है। तो उन्होंने साथ में चाइना से उन्होंने बहुत सारे एयर डिफेंस वेपन इकट्ठे किए, वो सब नाकाम हो चुके हैं। और ये जो मिसाइल्स का जखीरा है, या उनके पास जो ड्रोन्स का जखीरा है, ये एक लिमिटेड है, ये ज्यादा देर चल नहीं सकता। अब उसमें ये सारे के सारे अंडरग्राउंड जगहों पे हैं, जो ईरान की ज्योग्राफी में जगह जगह आते हैं। तो उनके भी एंट्री एग्जिट पॉइंट जो है अमेरिका बंद कर दिए हैं या करने वाला है। तो अल्टीमेटली, और साथ में सबसे बड़ी बेवकूफी जो ईरान ने की है, बेवकूफी नहीं कहूंगा, मैं बोलूंगा कि एक इमोशनल रिस्पॉन्स है। उनके लीडर को मार दिया गया है, और लीडर हुआ है, वो रिलीजियस लीडर भी था, और साथ में हेड ऑफ स्टेट भी था। तो रिलीजियस लीडर होने के चलते उसकी जो फॉलोइंग वर्ल्ड ओवर थी, तो उसके चलते उन्होंने गुस्से में आके दिखाने के लिए कि हम बदला ले रहे हैं, उन्होंने GCC कंट्रीज पर अटैक कर दिया है, जो उनको नहीं करना चाहिए था। और आज जो सिमेट्री है फोर्सेस की, वो बहुत ही एसिमेट्री है, और बहुत ज्यादा जो पावर है वो दूसरी तरफ जा रही है। ऊपर से अभी फ्रांस भी आ रहा है, जर्मनी भी आ रहा है, अभी सॉरी जर्मनी ने मना किया है, यूके भी आ रहा है। तो इस ऐसे चलते ये युद्ध जो है ज्यादा देर चल नहीं सकता। वैसे भी ट्रंप ने बोला 4 वीक्स, अब 6 वीक ले लीजिए, 8 वीक्स ले लीजिए, दे हैव टू कम टू द डिप्लोमेटिक टेबल। और चूंकि ईरानियंस एक बड़े सुलझे लोग हैं, वह पुरानी सभ्यता है, आई एम श्योर वो आके बोलेंगे, उनके पास सही तरीका होगा क्या मांगना है हमने एक टेबल के ऊपर, ना कि वो गलती करनी है जो यूक्रेन ने करी थी 94 बुडापेस्ट एग्रीमेंट के टाइम। जी जी, ठीक है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच ये जो ईरान की तरफ से गुस्से में रिटेलिएट होके जो अमेरिकन मिलिट्री बेस है गल्फ कंट्रीज में, उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उसके बाद फिर सऊदी अरब है या UAE है, वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। फ्रांस को आपने देखा, आपने जर्मनी को आपने देखा, इटली को आपने देखा, वो नाटो देश की तरह, नाटो की तरफ से इस वक्त अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। अब ये जो वर्ल्ड सिनेरियो है, उसे आप किस तरह से नेक्स्ट 24 आवर्स में देखते हैं सर? नेक्स्ट 24 आवर्स में ये है कि यूके वाला जो है एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी पहुंच गया हुआ है, फ्रांस ने रवाना कर दिया है। जो अमेरिका की जो पावर है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, जबकि ईरान का जब तक उसको कोई रिस्पांस चाइना से या रशिया से नहीं मिलता, कुछ नहीं हो सकता। हालांकि जहां तक रिस्पांस का सवाल है रशिया से, वो शायद फिर भी कैस्पियन सी में से आ सकता है, लैंड बॉर्डर से आ सकता है, सी रूट से आ सकता है। चाइना का ना सी रूट से आ सकता है, क्योंकि वहां पे ब्लॉकेट कर रखा है अमेरिका ने, वहां से आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये एक यानी कि अगर मान लो मेरे हिसाब से जो ईरानियंस बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं, टेक्निकली वेरी हाई है। हालांकि रेजीम जो था वो रेडिकल था, अदरवाइज वहां पे साउंड माइंडेड लोग हैं, वो चाहेंगे कि हमें सिविल न्यूक्लियर
प्रोग्राम दे दो अंडर IAEA एजेंसी की निगरानी में, हमारे सारे जो सैंक्शन है हटा दो, हमें जी अब्राहम अकॉर्ड में ऐड कर दो, और हमें दुनिया में वर्ल्ड ट्रेड में इंटीग्रेट कराओ, जो उन्होंने पिछले ऑलमोस्ट 40-45 सालों से सहा है, वो सब चीजें कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर इस वक्त जो ट्रम्प है उनको वो सब देने के लिए तैयार भी हैं। धीमान सर। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बोला आपने, ये इमोशनल फेज है इस वक्त कि हमारे लीडर का असैसिनेशन हो गया है, हमारे ऊपर अटैक हो गया है, ये इमोशनल फेज है। तो सारे जो 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 ये इनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, मैं उसको इररिलेवेंट नहीं कहूंगा, बट वो रेलेवेंट भी नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने गल्फ के कंट्रीज के ऊपर ये सोच के कि आपने हमला हमने अमेरिकन बेसिस पे किया है, तो आप मुझे ये बताइए बुर्ज खलीफा पे हमला क्यों हुआ है, बुर्ज अरब को क्यों नुकसान पहुंचा है, और उनके सऊदी अरेबिया के रिहायशी इलाकों में क्यों नुकसान पहुंचा है, ओमान में सिविलियन ओमानी शिप को क्यों नुकसान पहुंचा है जो उनका समर्थन कर रहा था अभी तक। तो ये उन्होंने गलती से सब कुछ कर दिया जल्दी जल्दी में। अब ये है उनका एक फेज, और इसमें इजराइल को रिटेलिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ये 79 में ये रजीम आया था, तो 80s में जो टैंकर वॉर फॉर थी, तो उन्होंने ओपनली कहा था कि ग्रेट सैटर्न अमेरिका, उसको हमने यहाँ से भगाना है, और उसके लिए बहुत कुछ किया, और स्मॉल सैटर्न इजराइल, उसको हमने मिटाना है। तो वो आइडियोलॉजी चली आ रही है, परंतु जो गल्फ कंट्रीज जो इनके साथ आ सकते थे, उनके लिए ये जरूरी था कि इनको न्यूक्लियर बॉम्ब ना मिले इनको, क्योंकि वो चाहते थे कि वो गल्फ कंट्रीज की लीडरशिप लें। तो ये सऊदी अरेबिया कभी भी नहीं देगा लीडरशिप, टर्की कभी भी नहीं देगा, आपको पाकिस्तान कभी भी नहीं देगा, तो UAE कभी भी नहीं देगा। तो इस किस्म की जो वॉर चल रही थी, ये उनको समझनी चाहिए थी पहले कि अगर हमें लड़ाई लड़नी है, आफ्टर ऑल उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो तो 79 से ही चला आ रहा है, सैंक्शन पर सैंक्शन, सैंक्शन पर सैंक्शन, उनको आइसोलेट करके रखा हुआ है। तो इस वक्त उनको ये सोचना चाहिए था कि अगर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ है जून 2025 में, तो अब हमारी फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी बाकी लोगों के साथ क्या होनी थी। शायद उनको विश्वास था कि चाइना और रशिया हमारे साथ चलेंगे, वो भी उनको समझना चाहिए था। ट्रंप ने कैसे काउंटर किया है, तो ट्रंप की तरफ से ये बहुत ही सोची समझी एक चाल है, एक रणनीति है, जिसके हिसाब से वो चल रहा है। इसमें कोई नीजर रिएक्शन नहीं है, जैसा कि लोग बोलते हैं जी उन्होंने ऑलमोस्ट हमला कर दिया। जब डिप्लोमेसी पे बैठे थे, दोनों एक दूसरे के साथ टाइम बाय कर रहे थे, दोनों स्टेटमेंट देते थे कि टॉक्स बड़ी अच्छी हैं, सकारात्मक है, तो रिजल्ट निकलेगा। परंतु अमेरिका अपने जो बेड़ा था जो सी के अंदर, उसको मजबूत कर रहा था, और जो इजराइल अपना ईरान था, वो वेपन ले रहा था चाइना से, और उनको कन्विंस कर रहा था देखिए अगर हुआ तो हेल्प करिएगा। तो उन्होंने हाँ तो करी, पर जब करने की बारी आई, तो वहां पे ट्रंप ने जो ऑलरेडी उनकी प्लानिंग कर रखी थी, उनको हम यूक्रेन में हम सीज फायर कराएंगे, G8 में डालेंगे, या इनको भाई हम आपको तंग नहीं करेंगे अगर आप ताइवान को कुछ करोगे, वो सब चीजें उल्टी पड़ गई। अब उनके लिए वो ईरान की मदद कभी नहीं करेंगे, एटलीस्ट आज की डेट में नहीं लगता। कल को अगर मूड चेंज हो जाए तो देन दिस कैन वेल कन्वर्ट इनटू अ वर्ल्ड वॉर भी हो सकती है, और बड़ी लंबी खिंच सकती है। परंतु आज ट्रंप ने अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से, ट्रंप का भी बयान है कल का, 4 हफ्ते की लड़ाई होगी। ये पुतिन ने बड़े स्ट्रॉन्ग शब्दों में इसको कंडेम किया है, परंतु पॉइंट ये है कि वो शब्द ही हैं, मॉरल सपोर्ट नहीं है, मटेरियल सपोर्ट नहीं है। अभी जो UAE के उनको MBZ के साथ, MBS के साथ उन्होंने बात की है, सॉरी MBZ जो उनके सुप्रीम लीडर है, उनसे जो उन्होंने बात की है, वो इसलिए की है कि दुबई को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, और दुबई में हो सकता है रशियन इकोनॉमिकल इंटरेस्ट भी हैं, और दुबई के सिविलियन एरियाज, मैंने बोला बुर्ज अल खलीफा सिविल बिल्डिंग है, बुर्ज अल अरब एक प्राइवेट होटल है, फिर उसके बाद वहां पे उनकी जो मरीना बीच है, वहां पे उस आइलैंड के ऊपर भी हमला हुआ है, पाम जुमेरा जो एक सिविलियन आइलैंड है उसके ऊपर हमला हुआ है। तो ये बहुत सारी जो कोलैटरल डैमेज या इंसिडेंटल डैमेज जो दुबई में हुई है, जो UAE उसके लिए ईरान को कभी माफ नहीं करेगा। तो उस संदर्भ में हो सकता है, आई एम नॉट वेरी श्योर, हो सकता है कि रशियन प्रेसिडेंट ने उनसे बात की हो कि देखिए आप इसको मान जाइए, ईरान के साथ रहिए, और समथिंग टू दैट इफेक्ट। इसको कहना बहुत कुछ मुश्किल है, परंतु अगर आप ये बोलो कि UAE बात मान जाएगा, ईरान के एंटी नहीं जाएगा, ये मैं मानने को तैयार नहीं। ठीक, अच्छा, लास्ट 2 दिन में हम देखें तो इजराइल और अमेरिका की तरफ से बड़े प्रिसाइज अटैक किए जा रहे हैं। शुरुआत में आपने धीमान सर कहा था कि लास्ट ईयर जून में करीब 12-13 दिन ईरान और इजराइल के बीच हमने स्थितियां देखी थी, बड़े ही उस दौरान जो ऑब्जेक्टिव थे वो परमाणु को लेकर थे। उसी दौरान अमेरिका ने, इजराइल ने ये एहसास कर लिया था कि ईरान की पावर कितनी है, कहां पर क्या है, और अब वो स्ट्रैटेजी दिख रही है।
बिल्कुल सही है। और अभी भी वो जो स्ट्रैटेजी चल रही है, जैसे मैंने बोला कि उनका जो मिसाइल का जखीरा है या ड्रोन का जखीरा है, वो अंडरग्राउंड है, साइलोज में है या अंडरग्राउंड टनल्स में है, जो ईरान की स्ट्रेंथ है। परंतु अभी यहाँ पे नुकसान ये है कि अमेरिका के पास सैटेलाइट्स है जो 24/7 कवर कर रहे हैं पूरे कंट्री को। कौन से साइलो की एंट्री कहाँ से है, एग्जिट कहाँ से है, उन सबको मैपिंग कर रहे हैं और उनको एक एक करके बर्बाद कर रहे हैं। इसका मतलब हथियार तो है ईरान के पास, वो उसको बाहर नहीं निकाल पाएगा, वो अंदर ही रह जाएंगे। तो उस चीज को पकड़ने के लिए ईरान के पास क्या अभी स्ट्रैटेजी है मुझे पता नहीं, परंतु अभी क्या है कि ईरान की तरफ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो खाली मार देंगे, तोड़ देंगे, बदला लेंगे, इमोशनल रिस्पॉन्स आ रहा है। कोई नपा तुला स्ट्रेटेजिकली पोजीशन, कोई मिलिट्री एक्शन नजर नहीं आ रहा कि इजराइल को या अमेरिका को या गल्फ कंट्रीज को काउंटर कैसे करना। देखिए, मैं आपके कठोर शब्दों का समर्थन नहीं करूंगा। मैं आपको ये बताऊंगा, इजराइल को भी पता लड़ाई क्या होती है, ईरान को भी पता लड़ाई क्या होती है। तो किसी भी लड़ाई में दोनों देश वार करते हैं, दोनों को नुकसान होता है। कोई विक्टोरियस वो होता है जो अल्टीमेटली सरवाइव कर जाता है। तो 60-40, 80-20, 70-30, पर ये कहना कि भाई अगर इसराइल के ऊपर अटैक हुआ तो इसराइल बकला गया, इसराइल ने उसकी तैयारी कर रखी होगी, उनको भी पता होगा कि आयरन डोम की क्या लिमिटेशंस हैं, पूरा उसका इंतजार किया होगा। तो अगर आप बोलो मैं आपको वो भी बता सकता हूँ। तो उसमें अगर उनकी कैजुअलिटीज हुई है, उसका उन्होंने रिहेबिलिटेशन का भी प्लान किया होगा। तो इस तरीके से हर चीज को लड़ाई पे जाने से पहले सारी की सारी तैयारी पहले से करते हैं और वो भी कर रहे हैं। और अगर उनको कुछ नुकसान हो रहा है तो दे ब्लडी वेल बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, बिकॉज आप भी तो नुकसान कर रहे हो। बाकी इमोशनल जबरदस्त रिस्पॉन्स जिस तरह से ईरान की तरफ से आ रहा है वो नहीं है। और दूसरा, आई थिंक शुक्ला साहब ने कुछ बात कही थी जिसका मैं पूरा समर्थन करता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल तरीके से हो रहा है। परंतु मेरा यहाँ एक छोटा सा पॉइंट ये है कि जो ईरान के अंदर जो लीडरशिप थी वो रेडिकली इस्लामिक वन साइडेड लीडरशिप थी। जैसे मैंने आपको बोला 79 और 80 में जो टैंकर वॉरफेयर में जहां उन्होंने बोला ग्रेटर सैटर्न अमेरिका को बाहर निकालेंगे, स्मॉल सैटर्न को हम मटियामेट कर देंगे, तो ये रेडिकलाइज थी। परंतु मैं बोल रहा हूँ, अभी भी बोलता हूँ कि ईरानियन जो है पर्शियन एम्पायर, इनका हेरिटेज है, दिमाग है, इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई है, सोच समझ वाले लोग हैं, अपना पास भी पहचानते हैं। तो उसके रहते हुए अभी भी शायद कुछ लोग सोचेंगे भाई यूक्रेन के साथ क्या हुआ 4 साल में, उसका अगर लेसन लेंगे तो वो कम से कम इसके पहले की पूरी बर्बादी हो तब टेबल पे आए, शायद उसके पहले आने का कुछ स्कोप है। मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन एक चीज सर और समझिए दिवान सर, ऐसा हो और दुनिया भर की जो ओवरऑल तबाही है वो ना। जी ठीक, एक चीज और समझाने का प्रयास कीजिए। अमेरिका थोड़ा ब्रिटेन से अभी हाल ही में नाराज होता नजर आया। ब्रिटेन ने शुरुआत में कहा था कि हम अपने बेस इस्तेमाल करने की परमिशन अमेरिका को देंगे, लेकिन उसके बाद जो हम देख रहे हैं कि एक बेस को लेकर अमेरिका की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई है, डिएगो बेस। उसके बाद अमेरिका ने थोड़ी सी नाराजगी जाहिर की है। उसे आप कैसे देखते हैं कि वो चाहता था कि इतनी ज्यादा आक्रामकता के साथ हम ईरान पर अटैक करें कि ईरान बौखला जाए, और डिएगो बेस उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था और ब्रिटेन ने मना कर दिया उसे। उसका कारण ये है कि डिएगो गार्सिया जो बेस है वो बेसिकली टेरिटरी तो यूके की है, और वहां पे उसने अमेरिका को बेस बनाने का अलाउ किया था, उसका अपना भी बेस था। अभी कुछ दिन पहले वो उन्होंने एक उसका पोर्ट्रेट उठा के उनको सेशेल को वापस किया है, तो भी अमेरिका को खुशगवार नहीं गुजरा। परंतु आज क्या हुआ है कि जो साइप्रस में यूके का बेस है, वहां से वो बेस नहीं था अमेरिकन का, मगर वहां पे वो लैंडिंग फैसिलिटीज, सपोर्ट फैसिलिटी वहां थी। तो वहां से सपोर्ट फैसिलिटीज अमेरिकन यूज कर रहे थे, तो ईरान ने डायरेक्टली उस पर अटैक किया है। तो वो एक किस्म का नुकसान तो पहुंचा है यूके को, हालांकि वो अभी पूरी वॉर में ज्वाइन नहीं किया है। और डिएगो गार्सिया जो बेस है वो यूके के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ईरान वहां अटैक करेगा तो यूके को बहुत नुकसान होगा इंटरनली, जो अमेरिका का नुकसान नहीं होगा। इसलिए वो उन्होंने अमेरिका को बोला कि देखिए आप यहां से कोई लॉन्च ना करिए उसको, किसी भी हमले को यहां से लॉन्च ना करिए, ताकि यहाँ रिटेलिएटरी का अटैक ना आए। अब वो आएगा कि नहीं आएगा, we'll see in during course of time। तो जो इस वक्त इमोशनल स्टेट है ईरानियंस की, वो कहीं पे भी कुछ भी देखें वो अटैक करने को तैयार हैं। और उनके सामने चाहे वो सिविलियन टारगेट हो, मिलिट्री टारगेट हो, कहीं रिहायशी वाला हो, कोलैटरल हो, चाहे वो मेसी हो किसी कंट्री में, कहीं पे भी हो, वो अटैक करते जा रहे हैं ताबड़तोड़। देखिए, मैं ये मानता हूं कि जो दुनिया ट्रंप के बारे में बोल रही है वो अपने पर्सपेक्टिव से बोल रही है, जो उन्होंने आज तक होते हुए देखा उसके हिसाब से बोल रही है।
ट्रम्प जो है ठीक है। उसका काम करने का तरीका कोई नया हो सकता है, इट मे बी अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑर्डर, डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, बट वो पूरी होमवर्क करके आता है और प्लान के साथ आता है। यहाँ कुछ भी नहीं है। रजीम चेंज अगर उसका पर्पस था तो पर्पस था रजीम चेंज विद अ फेवरेबल रजीम। अभी भी उन्होंने, अगर कल आप उनकी स्टेटमेंट देखा, सॉरी आज सुबह, उन्होंने बोला कि हमने 3 आदमी ढूंढ लिए हैं कि वो जिनको हम वहां पे उनकी सत्ताधारी बनाना चाहते हैं। अभी वो सिचुएशन है नहीं, इस वक्त लोग इमोशनली चार्ज हैं, इस वक्त कोई उनकी बात नहीं मानेगा, या वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। परंतु अगर 1953 में वो मोसाडेक जो ईरान का बहुत ही पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर था, उसको अगर वो $1 मिलियन के बजट पे उसको निकलवा सकते थे, तो आई एम श्योर आज भी हो सकता है। दैट इज नंबर 1। सेकेंडली, तो भारत की बात आपने करी, मैं यहाँ बोलना चाहूंगा कि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की फ्यूचर तरक्की के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है इसका। फिर हमारे 1 करोड़ से ज्यादा एक्सपर्ट जो हैं इन मुस्लिम कंट्रीज में हैं, जिनकी सुरक्षा का सवाल है, इनको हम वहां से निकाल नहीं सकते, क्योंकि Please like and subscribe.